कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आपका स्वागत है मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आज शुरुआत करेंगे सोने के साथ, जहां पर हमने 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल्स भी पार होते हुए देखे हैं। ऑल टाइम हाइस पर सोना आज यहां पर फिर से खुला है और वो इसलिए भी क्योंकि रुपए में हमने एक नया ऑल टाइम लो बनता हुआ देखा है। 88 तक यहां पर रुपया पहुंचा और जो कैलकुलेशन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से और रुपए की 85,000 का स्तर हमने इसीलिए सोने में निकलते हुए देखा भी। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि वो और भी यहाँ पर टैरिफ्स लगाएंगे 25% का स्टील और एल्यूमिनियम पे। इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है मार्केट्स पे और प्राइसेस में क्या व्यू पड़ेगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दालों की, जहाँ पर अब सरकार ने रिटेलर्स को आदेश दिया है कि होलसेल में तो दाल के प्राइसेस गिरे हैं लेकिन रिटेल प्राइसेस को उसको अलाइन किया जाए। इस पर आगे क्या रह सकता है, इस पर भी करेंगे बात। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षद बारोल, पल्सेस मार्केट कमेंटेटर सुमित गुप्ता और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह। सबसे पहले सोने चांदी को आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाइज हमने सोने में बनता हुआ देखा है और चांदी में जिस तरह की तेजी है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। चांदी में हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर 95,000 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स बनते हुए देखे हैं और बाजार का अब ये मानना है कि 98,000 लाख से अब बहुत ज़्यादा चांदी यहाँ पर दूर नहीं है। हर्षल नमस्कार। सोने पर ही पहले बात करते हैं और जिस तरह की गैप अप ओपनिंग बाजार एंटिसिपेट कर रहा था देखने को भी मिली, क्या क्यूज अब आप यहाँ पर वॉच करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? तो आई थिंक मनीषा, जैसे आपने बताया कि ये ट्रेड वॉर जो पॉसिबिलिटी है कि और ज्यादा एस्केलेट होगा आने वाले हफ्तों में, आई थिंक ये सबसे बड़ा क्यू है मार्केट्स के लिए, क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि मैक्रो क्यूज पे इतना ज्यादा गोल्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। प्योरली अनसर्टेनिटी ड्रिवन प्रीमियम प्राइसेस में हमें देखने मिल रहा है। तो जैसे कि ऑलरेडी ओवर द वीकेंड टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं और बाय द एंड ऑफ दिस वीक और ज्यादा टैरिफ्स अक्रॉस द बोर्ड अनाउंस होने वाले हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड में बनी रह सकती है और हमारा जो 3,000 लेवल की एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक हम अभी भी उसे होल्ड कर रहे हैं। 3,000 की तो बात यहाँ पर बहुत लोग कर रहे हैं हर्षल, लेकिन उसके बाद बाजार को लगता है कि अनसर्टनिटी, वॉलेटिलिटी और बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर आगे बरकरार रहेंगे। तो क्या राय देंगे आप इंडस्ट्री को इस तरह के माहौल में? जी बिल्कुल, आई थिंक वॉलेटिलिटी तो बरकरार रहने ही वाली है, क्योंकि अब करेंसीज में भी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। रूपी में हमने देखा कि डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, हमने रूपी में कोई भी रिलीफ आते हुए नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं रूपी वीकनेस की वजह से अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है तो वो ऑफसेट होगा बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक। तो आई थिंक इंडस्ट्री से मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रॉडर ट्रेंड जो है प्राइसेस का फिलहाल अप है। रिवर्सल के कोई साइन है नहीं, तो आई थिंक रादर देन वेटिंग फॉर रिवर्सल एट द मोमेंट, अभी जो मोमेंटम है वो अपसाइड है, उसी को लेके वो चले। और कंज्यूमर्स को क्या कहेंगे, खरीदने की राय देंगे? स्पेशली ये हफ्ता वैलेंटाइंस वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ पर राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या व्यू है? आई थिंक कहीं ना कहीं कंज्यूमर लेवल पे इंडस्ट्री ने एटलीस्ट हमने देखा है कि 14 कैरेट, 18 कैरेट और एटलीस्ट डायमंड स्टडीड प्रोडक्ट्स में जो है कि वो प्राइस पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव कर दे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द गोल्ड प्राइस। तो आपको ज्वेलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 रुपीज भी मिल जाती है। तो आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली वैलेंटाइंस डे पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बट ऑफकोर्स वेडिंग डिमांड जो बहुत बड़ा एक सबका इंडियन डिमांड का, उस पर डेफिनेटली हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और ओवर द इयर्स उसमें भी बहुत ज्यादा लाइट वेटिंग हो गई है बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस, और वो ट्रेंड शायद कंटिन्यू रह सकता है। एक फाइनल सवाल और ये चांदी पर है, और यहाँ पर जिस तरह की तेजी हमने बनते हुए देखी है, ऑफकोर्स सोना ऑल टाइम हाइज पे है, चांदी नहीं है तो उसकी इतनी बात नहीं होती, लेकिन 95,000 लाख से बहुत दूर नहीं है। जिस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर मेटल्स में और सोने में आते हुए देखी है, चांदी उसका सपोर्ट लेगी? जी बिल्कुल, चांदी फिलहाल लैग कर रही है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते स्लो डाउन कंसर्न्स भी है अक्रॉस द बोर्ड। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स पे थोड़ा प्रेशर है उस वजह से, बट हमें लगता है कि इवेंचुअली चांदी भी कैचअप करेगी और हम $35 to $38 की भी टारगेट देख रहे हैं इस साल चांदी में, जो रफली अगर ट्रांसलेट करें तो 1,10,000 1,15,000 तक के लेवल हमें डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिल सकते हैं। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ट्रेड वॉर एस्केलेशंस, सेफ हेवन बाइंग, रुपए में जिस तरह का डेप्रिसिएशन है, उन सभी चीज़ों का फायदा हमने सोने और चांदी के प्राइसेस को यहाँ पर उठाते हुए देखा है। सोना आपकी स्क्रीन पर ऑल टाइम हाइस पे कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ये $8-10 की दूरी पर है ऑल टाइम हाई से। और जहाँ तक चांदी की बात है, तेजी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर भी
कुणाल, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस को सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर तेजी है, सब लोग $3,000 अनाउंस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2902। तो यहाँ से 3000, मतलब इट इज बैडली जस्ट 3% मूव। सो वो तो एक दिन में भी हो सकता है जब होना है तब। सो अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुलिश ट्रिगर्स आर स्टार्टेड टू गेट प्राइस्ड इन। नया कोई सरप्राइज एलिमेंट मार्केट में नहीं है फिलहाल। एज ऑफ नाउ मोमेंटम स्ट्रांग है, बी ऑन द बाइंग साइड ओनली। बट ये लेवल से नई फ्रेश बाइंग करना मेरा थोड़ा कंफर्ट नहीं है। ये लेवल्स पे नई बाइंग करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लॉन्ग बने रहे हैं तो आप ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप को और खड़े रह सकते हैं। सो ऐसे टाइम में आज भी अगर आप देखेंगे रूपी में इंटरवेंशन होने के बाद रूपी थोड़ा अप्रिशिएट हो गया है, उसकी वजह से प्रेशर बना है। बट ओवरऑल इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर ही लग रहा है मुझे। कुणाल, रुपए में यहाँ पर क्या लगता है? जैसे आपने कहा कि डिप्रिसिएशन यहाँ पर जारी है, 88 के लेवल्स ऑलरेडी हम छू चुके हैं, यहाँ से और कितनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? माई सेंस इज ये 88-20 से ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग वट एवर हैज बीन हैपनिंग। डॉलर इंडेक्स भी 110 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है। रूपी भी मुझे ये 88 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देयर विल बी टू मच रेजिस्टेंस, देयर विल बी आरबीआई इंटरवेंशन। सो एंड डॉलर का जो फंडामेंटल ट्रेंड है डॉलर इंडेक्स का, वो मुझे लग रहा है इवेंचुअली तेजी का ही है। ये जो अभी फिलहाल अनवाइंडिंग हो रहा है सब जगह पे, इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग हो रहा है तो डॉलर में बाइंग आ रही है। बट अगर आप देखेंगे यूएस की $9 ट्रिलियन की डेट ये साल मच्योर होने वाली है। 36 ट्रिलियन की डेट में से 9 ट्रिलियन की डेट मच्योर होने वाली है। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि डॉलर कैसे स्ट्रांग होगा फंडामेंटली। और दूसरा यही सब रीजन है कि गोल्ड में तेजी आ रही है, क्योंकि आगे अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है कि यूएस $9 ट्रिलियन की डेट को सर्विस कैसे करेगा ये साल। जो सो दैट इज रफली 25% ऑफ देयर टोटल डेट। सो ये सब रीजंस अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड वॉर, ये रीजन है कि गोल्ड में ये लेवल्स पे भी नई बाइंग आ रही है और ये लेवल्स पे भी लोग बाई करने के लिए रेडी है। सो मेरा ऐसा मानना है कि करेंसी डॉलर इंडेक्स भी 110 और रूपी भी 108, 88-20 के आसपास पीक आउट हो जाना चाहिए। कुणाल, मेटल्स को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कॉपर 4 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है, इवन एज ट्रंप ने यहाँ पर एडिशनल 25% टैरिफ की बात एल्यूमिनियम और स्टील में करी है। कोई बहुत ज्यादा मूव्स वहां देखने को नहीं मिले हैं। ओवरऑल एक सपोर्टेड सा सिनेरियो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते स्पिल ओवर होता हुआ नजर आया ज्यादातर बेस मेटल्स में। देखो, मुझे जो लग रहा है ये जो ट्रम्प है वो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। वो एक्चुअली लगा नहीं सकते हैं ऐसे इंपोर्ट टैरिफ 25%। सो मैंने जस्ट आज मॉर्निंग को ही स्टडी किया था। यूएस का प्रोडक्शन रफली 1 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, 4.5-5 मिलियन टन का उनका इंपोर्ट है। तो अभी जो एल्यूमिनियम ₹250 चल रहा है उसके ऊपर वो 25% टैरिफ लगाते हैं। तो चाइना में एल्यूमिनियम का भाव हो जाएगा ₹250 और यूएस में हो जाएगा ₹310। तो यूएस में इन्फ्लेशन, जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं जहां जहां पे एल्यूमिनियम लगता है, तो वो चाइना में जो कार बनता है वो लोग ₹250 में एल्यूमिनियम लेके कार बनाएंगे, और यूएस में जो कार बनता है वो लोग ₹310 में एल्यूमिनियम लेंगे। कोई 2 साल में कोई बड़ी नई नई कैपेसिटी तो 5 मिलियन टन की यूएस में नहीं आने वाली है। तो ये सब मुझे तो लग रहा है बात करने के लिए, चाइना को टेबल पे बिठाने के लिए, बात करने के लिए ये सब ट्रम्प साहब कर रहे हैं। बट आई डोंट फाइंड इट, ये कुछ भी कर सकते हैं पर मुझे नहीं लग रहा है ये करना चाहिए, क्योंकि इससे यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सब होता रहेगा, इसके कारण वॉलेटिलिटी भी आती रहेगी। बट मेरा मानना ऐसा है मेटल्स अपने मेरिट पे ही बढ़ेंगे ये साल, क्योंकि चाइना 4 साल से शांत बैठा है। जहां पे यूएस यूरोप सबने पैसा छापा है, चाइना शांति से देख रहा है, वेट एंड वॉच मोड पे है। उनकी बॉन्ड यील्ड ऑल टाइम लो पे है। तो चाइना यहाँ से अगर स्टिमुलस देता है या आरआरआर कट करता है तो मेटल्स में तो तेजी आ जाएगी। सो डिमांड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल तेजी लग रहा है। फाइनली यहाँ पर कच्चे तेल पर आपकी क्या सेंस है? क्योंकि एक तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, पिछले 3 हफ्ते लगातार गिरने के बाद जो थोड़ी सी सपोर्ट यहाँ पर इस हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिली है, आपको लगता है सस्टेन करेगी? सॉरी, किसकी बात कर? क्रूड मुझे तेजी लग रही है। ये जो ईरान का आईईए का अनाउंसमेंट आया है कि ईरान इज एग्रेसिवली बिल्डिंग देयर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, और वहां पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रहा है, तो ये यूएस इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। मुझे लग रहा है कि क्रूड यहाँ से
बहुत जोर से बढ़ जाना चाहिए। सो 6200 के 6250 के आसपास क्रूड बाय कीजिए, ये हफ्ते के एंड तक 6400 6450 के रेट आ जाएंगे। सो मैं क्रूड में बहुत बुलिश हूँ, मुझे क्रूड ऊपर लग रहा है। कुणाल, आप सब में बुलिश हो, सोना, चांदी, मेटल्स, क्रूड, आपको लगता है सभी जगह यहाँ पर तेजी आएगी? और अपने ऑफ कोर्स आपने उसको जस्टिफाई भी किया है, फंडामेंटल्स और क्या कुछ वॉच करना चाहिए व्यूअर्स को, उसके ऊपर भी सेंस दी है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वेल, इसके साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, फोकस होगा दालों पर। सरकार ने दाल के रिटेलर्स को कीमतों में कटौती करने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि होलसेल कीमतों में गिरावट का फायदा लोगों को मिलना चाहिए। ये कितना संभव है और सरकार के इस आदेश को इंडस्ट्री कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल्सेस मार्केट कमेंटेटर सुमित गुप्ता। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जनवरी इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा। अब फरवरी की लोगों को पसीना छुड़ा रहा है। कई राज्यों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर ऑलरेडी चला गया है। इसका गेहूं की फसल पर क्या असर होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, देखिए, मौसम विभाग के 122 साल के इतिहास में जनवरी सबसे गर्म महीना रहा था और फरवरी में भी वही हाल है। मैं इस वक्त दिल्ली के अंदर खड़ा हूं और तापमान ऑलरेडी यहां पर 27 डिग्री पहुंच गया है। बाकी उत्तर भारत के राज्यों की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, तो वहां तापमान ऑलरेडी 30 डिग्री क्रॉस कर चुका है। और गेहूं की फसल को अगर बोना है, सही तरीके से उसको उगना है, तो करीबन 15 डिग्री का तापमान उसको चाहिए होता है, लेकिन वो लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। और जो तापमान है वो सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक ऊपर ही चल रहा है और आगे ठंड अब वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका असर सीधे सीधे गेहूं की फसल के ऊपर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। खासतौर पे कि गेहूं की यील्ड जो है वो आगे आने वाले दिनों में घट सकती है। गेहूं का इस बार वैसे तो हमें रिकॉर्ड बुआई देखने को मिली है, लेकिन इसके उत्पादन के अंदर कमी आ सकती है। तो एक कंसर्न यहाँ पर मौसम की वजह से ऑलरेडी आने की शुरुआत हो गई है और अभी फिलहाल इससे कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो क्लियरली चिंता वहां पर गेहूं की फसल को लेकर है। और असीम, आपके वहां पर 27 डिग्री है, मैं चेक करी हूं, यहाँ पर बॉम्बे में ऑलरेडी 30 है और दोपहर में कभी किसी वक्त यहाँ पर 31 डिग्री भी हो सकता है। तो क्लियरली जी हाँ, गर्मियां यहाँ पर वापस आ चुकी हैं। लेकिन बात अब यहाँ पर दालों की भी कर लेते हैं और यहाँ पर एक बड़ी चिंता है, क्योंकि लगातार हमने होलसेल में तो प्राइसेस गिरते हुए देखे हैं, लेकिन सुमित, सरकार ने जिस तरह से फिर से रिटेलर्स को कहा है कि प्राइसेस कम किए जाएं, कंज्यूमर्स को इसका फायदा नहीं मिल रहा। और ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने इस तरह की वार्निंग या इस तरह से चेताया है यहाँ पर इंडस्ट्री को। लेकिन कैसे देखते हैं आप बार बार सरकार का ये पुश और रिटेल की तरफ से कोई बहुत बड़ा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं? मनीषा जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिटेल भाव अभी तक इन लाइन विद बल्क प्राइसेस नीचे नहीं आए हैं। अगर हम एक तुअर का एग्जांपल लें तो इस साल हमने $1400 के भाव देखे इन यूएसडी, जो घट के आज $900 रह गए हैं। तो मोटा मोटी 40 से 45% इन बल्क प्राइसेस नीचे आ गया है और किसान का भाव भी आज एमएसपी के नीचे पहुंच गया है। तो गवर्नमेंट के सामने एक बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि आज हमने बजट में बोला है कि हमको किसान को अच्छा रियलाइजेशन देना है और दूसरी तरफ रिटेल के भाव ऊपर बने हुए हैं। रिटेल के भाव ऊपर बने होने का कारण बुलविप इफेक्ट है। उसका कारण क्या है कि जब तेजी आती है तब भी रिटेल के भाव धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और जब मंदी आती है तब भी रिटेल के भाव धीरे धीरे नीचे आते हैं, क्योंकि पाइपलाइन में बहुत स्टॉक होता है। परंतु अगर हम देखें आगे डायरेक्शन, दालों की स्थिति, दालों की प्रोडक्शन इंडिया में अच्छी है। ओवरऑल इंपोर्ट पोर्ट स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। आगे आने वाले समय में मेरे हिसाब से मोर देन ब्रिंगिंग प्राइसेस डाउन, गवर्नमेंट का फोकस प्राइस स्टेबिलिटी पे होना चाहिए कि इससे ज्यादा बहुत ज्यादा तेजी मंदी ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट को पीडीएस ऑपरेशंस और अदर एक्टिविटी करने की जरूरत है। एंड वंस वी बिलीव प्राइसेस विल स्टेबलाइज, ये प्राइसेस रिटेल में नीचे आ जाएंगे। यूजुअली जैसे आपने कहा सुमित कि पाइपलाइन में स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हमेशा एक लैग के साथ हम रिटेल में यहाँ पर प्राइसेस मूव करता हुआ देखते हैं। तुअर के प्राइसेस में लगातार यहाँ पर गिरावट है। आप कहेंगे इनफ पीरियड है अब यहाँ पर प्राइसेस नीचे आने चाहिए, और कितना लैग यूजुअली हम देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखिए तुअर के भाव कब नीचे आए हैं, बिकॉज मार्केट मोर देन सेंटिमेंट अभी फैक्ट के ऊपर काम करना चाह रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर प्रोडक्शन कम होने के कारण भाव तेजी आई और जैसे ही हमारे अगस्त सितंबर के अंदर बारिश अच्छी हुई और उसके बाद अफ्रीकन तुअर इंपोर्ट और म्यांमार के भाव नीचे आए। टेक्निकली हमारे भाव इन बल्क कमोडिटीज सितंबर अक्टूबर में गिरने शुरू हुए, जिसका इम्पैक्ट हमने रिटेल में दिसंबर जैन में देखना शुरू किया।
हम देखेंगे कि ये इम्पैक्ट फेब मार्च में और एक्सिलरेट होगा और बढ़ेगा। सिमिलरली चना दाल और दूसरी दालों के अंदर भी फेब और मार्च के अंदर रिटेल के अंदर भाव काफी गिरेंगे। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, मेरे हिसाब से पल्सेस इन्फ्लेशन सरकार के लिए फॉर टाइम बिंग कंसर्न नहीं होना चाहिए। सरकार के लिए जो कंसर्न होना चाहिए वो फार्मर रियलाइजेशन होना चाहिए। सुमित, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और जैसे अभी मेरे सहयोगी असीम हमें बता रहे थे कि गर्मी ऑलरेडी शुरू हो गई हैं एंड इवन एज गेहूं की जो बुआई है वो अच्छी खासी थी, बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन भी थी, लेकिन ये जो गर्मी है अब जो हमने जनवरी में भी आते हुए देखी, फरवरी में ऑलरेडी हम 28, 30, 32 डिग्रीज के आसपास हैं, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इसका गेहूं की फसल पे? मनीषा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसको सिर्फ इस साल के टेम्परेचर से नहीं जोड़ना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नासा का अगर आप डेटा देखिए, हर साल हम गर्मी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। उसके कारण रशिया, कनाडा की प्रोडक्शन बढ़ रही है, बिकॉज लॉट ऑफ एरिया इज कमिंग अंडर प्रोडक्शन। इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर का लास्ट कंट्री है जहां पर हम गेहूं उगाते और काटते हैं। उसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने का सबसे ज्यादा खराब इंपैक्ट इंडिया की गेहूं पे आने वाला है, अभी नहीं, आगे आने वाले समय में भी। तो उसके कारण जो ये वेदर वेरिएशन आ रहा है, उसके कारण मेरा ये मानना है गवर्नमेंट को अपनी बफर की प्लानिंग बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। इट शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू 1 मंथ। और दूसरा, हमको इसे केवल एनुअल फिनोमिना नहीं देखना चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म चेंज है और हमको उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए। आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था एकरेज के अराउंड। अगर आप एकरेज नंबर भी देखें, ये लास्ट ईयर से कोई बहुत ज्यादा एकरेज नंबर बड़े नहीं है। तो पूरा गेम शिफ्ट हो जाता है कि हमारी ईल्ड कैसे आने वाली है, और ईल्ड पर वेदर के कारण काफी इंपैक्ट रहने वाला है। और मेरा ये मानना है, जैसे गेहूं के भाव दिल्ली में अभी इतने अधिक है, गवर्नमेंट के लिए ना केवल इस साल बट अगले साल भी गेहूं की सप्लाई एक कंसर्न रहने वाली। और सुमित, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर सरकार इंपोर्ट करेगी, वो ड्यूटी कम करेगी जिसकी चर्चा हम पिछले 2 सालों से लगातार कर रहे हैं? मनीषा जी, मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, सवाल ये होना है कि क्या हमें इंपोर्ट की जरूरत है, और दूसरा सवाल है क्या गवर्नमेंट इंपोर्ट अलाउ करेगी। अगर हम देखें आज इंडिया के अंदर क्या डेफिसिट है गेहूं का, हाँ सबको पता है डेफिसिट है। क्या गवर्नमेंट ने गेहूं का इंपोर्ट अलाउ किया? नहीं। लेकिन तब भी हमारे राइस के स्टॉक काफी बढ़े। अगर हम देखें, गवर्नमेंट के पास राइस पर्याप्त मात्रा में है। बट क्या आप फूड हैबिट्स ओवरनाइट बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। नहीं। तो हमको इसको वीट और गेहूं को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि वी विल पुश द कंज्यूमर टू ईट मोर वीट और वी विल आस्क देम टू ईट राइस। मेरा यह मानना है, हमें ये देखना चाहिए कि भाव बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है। और अगर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि अधिकतर बीजेपी वोटर वीट कंज्यूमर हैं। आई मीन, दिस इज इफ यू लुक एट द वीट एंड राइस कंजम्पशन, Okay. so which is not doing justice to the consumer of the country, and my belief is in हमें, ठीक है, फार्मर का ध्यान रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें कंज्यूमर भी प्रोटेक्ट हो और फार्मर भी प्रोटेक्ट हो। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव केवल इंपोर्ट का नहीं है, ऑब्जेक्टिव इंडिया के अंदर अच्छी अवेलेबिलिटी ऑफ गेहूं का है। वेल, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। सुमित, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, मौसम पर, दालों पर और ऑफ कोर्स गेहूं पे भी बात करने के लिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और आगे आने वाले समय में किस तरह से किसान की रियलाइजेशन है, कैसे प्राइस स्टेबिलिटी है और कैसे कंज्यूमर को भाव मिलते हैं, सभी कुछ यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में भी इतना ही समय है। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।